सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उम्मीद और कोशिश पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रितीश। तो आज हम एक नई उम्मीद के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं क्विक रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी फॉर नीट 2021। मतलब नीट 2021 के लिए हम बायोलॉजी को रैपिड फायरली रिवीजन करने वाले हैं और वो चैप्टर वाइज आपका रहेगा। सबसे पहले आपके पास 11th का एनसीईआरटी आज होना चाहिए, बिकॉज हम आज करने जा रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड। ओके, मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो भी उसके अंदर है वो आपको बताऊंगा और जिसमें एक्सप्लेनेशन करना होगा मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा और वही क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाला है। तो हम एक नई इनिशिएटिव के साथ ये सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। होप हम ये सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, बिकॉज हम बहुत सारे सीरीज जैसे स्टार्ट किए हैं, जैसे एग्जाम्पलर सीरीज जो कंप्लीट नहीं हो पाया था ड्यू टू सम पर्सनल रीजन्स। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिविंग वर्ल्ड के चैप्टर में हम बहुत सारे कैरेक्टर्स, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज, डिफाइनिंग फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स देखने वाले हैं। और इस चैप्टर से एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चंस आने वाला है। मतलब आज इस चैप्टर के बाद 4 से 8 नंबर आपका पक्का होने वाला है। तो हम शुरू करते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड से पहले हम एक साइंटिस्ट का जिक्र करेंगे जिसका नाम है अर्नस्ट मेयर। और अर्नस्ट मेयर के बारे में हम 3-4 चीज़ हमको जानने को मिलेगा। जैसे ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, उनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के अवार्ड से संबोधित किया गया था। जैसे ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी का सबसे बड़ा 3 प्राइजेस, जैसे बाल्जन प्राइज, क्राफोर्ड प्राइज एंड इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। ओके, और उनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता था। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी इनको बोला जाता था। और एक केम्पटन जर्मनी के अंदर जन्म लिए थे 1904 से 2004, मतलब 100 साल जिए थे। और 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के अंदर भी उनको गिना जाता था। तो ये अर्नस्ट मेयर के बारे में जो चीज़ जानना था मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम आते हैं क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और डिफाइनिंग फीचर क्या होता है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स वो चीज़ होता है जो लिविंग, सपोज हम लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ देखेंगे, मतलब वो लिविंग के अंदर तो देखा जाएगा और नॉन लिविंग के अंदर ऑल्सो देखा जाएगा। मतलब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के अंदर देखा जा सकता है, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? मतलब ये आइदर लिविंग को डिफाइन करेगा या फिर नॉन लिविंग को डिफाइन करेगा। मतलब किसी को एक पर्टिकुलरली डिफाइन करेगा, मतलब 100% एक्सक्लूसिव होगा। ओके, तो हमारा 5 चीज़ आता है, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ये जो 5 चीज़ हैं, इनमें से ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये दोनों लिविंग के अंदर देखा जा सकता है और नॉन लिविंग के अंदर देखा जा सकता है। बट जो मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस है, ये 3 सिर्फ और सिर्फ लिविंग के अंदर देखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लिविंग के अंदर देखा जाएगा। तो ग्रोथ कैसे? मतलब आप इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर टू इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ऐसा एनसीईआरटी बोलता है और ये बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन मास मतलब आप मास आपका बढ़ रहा है। जैसे आप देखो, आप जब जन्म लिए थे, आप एक सिंगल सेल्ड जाइगोट से जन्म लिए थे, जिसका मास होता था कुछ माइक्रोमीटर के अंदर होता था, कुछ माइक्रोग्राम के अंदर, माइक्रोमीटर नहीं, अपोलॉजी, माइक्रोग्राम के अंदर हुआ करता था। अभी आप 60 to 70 kg ऑफ वेट आपका मास में इंक्रीज हो रहा है। और जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे तब तक आप एक सिंगल सेल जाइगोट, मतलब वो यूनिसेलुलर ही होगा। अभी आपके अंदर बिलियन से ट्रिलियंस तक सेल गिना जाता है। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, तो सेल का डिवाइड होना है वो भी तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है। तो ऐसे हमारा ग्रोथ होता है। और ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है, क्योंकि वो नॉन लिविंग के अंदर देखा जा सकता है। कैसे नॉन लिविंग के अंदर? नॉन लिविंग के अंदर रेट्रोग्रेसिव ग्रोथ होता है। मतलब अगर आप कहीं पर घूमने जा रहे हो तो आप देखोगे कि सैंड कुछ अमाउंट में इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेशन होता है सैंड का। कुछ दिन बाद जाओगे तो ये उसका हाइट भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये आउटसाइड का ग्रोथ होता है। ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम आउटसाइड, बट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। ओके, तो इनसाइड से आपका ग्रोथ रहेगा। तो ये चीज़ हमको जानने को मिला। और वैसे रिप्रोडक्शन ग्रोथ, मतलब रिप्रोडक्शन कैसे
हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा, ये तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। कैसे? हम तो कर सकते हैं। सपोज आप देख लो कि मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, उसके क्रॉस से हमारा बना था म्यूल। म्यूल लिविंग होता है बट वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज जो अर्नस्ट मेयर दिए थे, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, उसके अगेंस्ट जा रहा है। मतलब वो सिमिलर स्पीसीज के बीच में इंटरब्रीड नहीं हो रहा है, इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहा है वो नॉन लिविंग, स्टेराइल और इनफर्टाइल रहेगा। ओके, तो इसे हम देखेंगे। बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी रिप्रोड्यूस सो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा, वो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स में रह जाएगा। तो रिप्रोडक्शन में हम कुछ देखेंगे कि जैसे ईस्ट एंड हाइड्रा में हम देखेंगे बॉडिंग, प्लानारिया में हम देखेंगे ट्रू रीजनरेशन, और एक प्लानारिया में आप याद करो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ये भी देखा जाएगा। फंजी, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनोमा मोसेस फ्रैगमेंटेशन के चलते हुए वो रिप्रोड्यूस करेंगे। ओके, एंड जो भी रिप्रोड्यूस करेंगे वो सब सेल डिवीजन, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, दोनों सेल डिवीजन से ही रिप्रोड्यूस करेंगे। जैसे आपका सेल का नंबर इंक्रीज हो जाएगा वैसे आपका रिप्रोड्यूस करेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या फ़र्क होता है? देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमोइबा हो या कुछ भी पैरामीशियम हो, उसके अंदर ग्रोथ कब होगा और रिप्रोडक्शन कब होगा वो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। मतलब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस विथ ग्रोथ इज सिनोनिमस विथ रिप्रोडक्शन। ओके, मतलब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस। बट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे हम ह्यूमन बीइंग, हम कब ग्रोथ कर रहे हैं, हमारा ग्रोथ जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं है। मतलब हम जैसे हमारा मास में इंक्रीज हुआ वो थोड़ी हमारा रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन नहीं है। तो हम हमारा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब जो 100% डिफरेंट होता है। ओके, तो हमारे अंदर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। ये एनसीईआरटी का लाइन है। अभी हम नेक्स्ट चलेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दोनों चीज़ से जुड़े होकर बना हुआ होता है, जैसे कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इज द ब्रेकिंग प्रोसेस एंड एनाबॉलिज्म इज द मेकिंग प्रोसेस। एनाबॉलिज्म के अंदर आपका फोटोसिंथेसिस आ जाएगा और कैटाबॉलिज्म के अंदर रेस्पिरेशन आ जाएगा। ओके, तो जब मेटाबॉलिज्म होगा तो थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन साइमल्टेनियसली हमारे बॉडी के अंदर अकर करेंगे। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली इन आवर बॉडी, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। मेटाबॉलिज्म सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा जाएगा, जैसे फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स से लेकर यूकैरियोट्स के तक हमारा देखा जाएगा मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म कैन अकर आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। सेल फ्री सिस्टम के अंदर आउटसाइड द बॉडी, जैसे इन विट्रो के अंदर देखा जा सकता है मेटाबॉलिज्म। ओके, so isolated metabolic reaction are not living things, they are not living things but surely living reaction। so मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये नॉन लिविंग के अंदर तो नहीं होगा, तो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें होना चाहिए, तो ये लिविंग रिएक्शन होगा बट लिविंग थिंग्स नहीं होगा क्योंकि वो आउटसाइड बॉडी में हो रहा है। ठीक है, अभी कॉन्शियसनेस सबसे मोस्ट टेक्निकली एंड कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस टेक्निकली एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर होता है। कॉन्शियसनेस मतलब आपको एक खींच के थप्पड़ मारा तो आप भी उसको नहीं छोड़ोगे, आप भी उसको एक थप्पड़ लगाओगे या कुछ रिएक्शन दिलवाओगे, तो इसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। कॉन्शियसनेस सेल्फ कॉन्शियसनेस का क्या होता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के पास होता है। ह्यूमन के पास सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, और वो भी सभी ह्यूमंस के पास नहीं। मतलब कोमा पेशेंट जो होगा, कोमा पेशेंट मतलब वो भी लिविंग है ना, जब तक वो डेथ नहीं हो जाएगा तब तक वो तो लिविंग है। तो कोमा पेशेंट लिविंग होते हुए भी वो सेल्फ कॉन्शियसनेस शो नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियसनेस शो कर सकता है। ठीक है, सो हम 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान गए और 3 डिफाइनिंग फीचर, जैसे क्या मेटाबॉलिज्म, सेलुलर कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, इसके बारे में हम जिक्र कर गए। अभी हमारा आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? हमारा 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन ऑफ स्पेसीज आर डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कवर्ड सो फार अकॉर्डिंग टू 2010 IUCN रिपोर्ट। बट 2004 IUCN रिपोर्ट के अनुसार हमारा रॉबर्ट मे नामक एक साइंटिस्ट ने बताया था कि मोर देन 1.5 मिलियन ऑफ स्पेसीज डिस्कवर्ड
हो चुके हैं और वो 22% अभी तक डिस्कवर्ड हुए हैं। मतलब अभी भी 78% बाकी है। मतलब टोटल स्पेसीज अगर हम काउंट करेंगे तो ये लगभग आसपास 7 मिलियन के आसपास रहेगा। ठीक है, तो ये रॉबर्ट मे का डाटा था IUCN 2004। ये IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो हम उसको देखेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी में 4 स्पेशली ऑर्डर में पूछा जाता है, जैसे कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन और उसके बाद नोमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ये 4 चीज़ ऑर्डर में रहता है। एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है, नोमेनक्लेचर क्या होता है, इस सब के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण। जैसे आपका मेरा नाम है रितीश महांती, तो ये मेरा नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर सपोज मैंगो ट्री हमारा कंट्री है, टोटल वर्ल्ड है, इनमें से मैंगो का बहुत सारा नाम होगा। जैसे हम आम बोलते हैं हिंदी में, मैंगो बोलते हैं इंग्लिश में, बट हम एक पर्टिकुलर नाम हमको चाहिए था जिसके लिए हम साइंटिफिकली उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंगो का ओवरऑल साइंटिफिकली नाम होगा मांजीफेरा इंडिका। मांजीफेरा इंडिका मतलब मांजीफेरा डिफाइन करता है उसका जीनस को और इंडिका डिफाइन करता है उसका स्पेसिफिक एपिथेट को। ठीक है, जो मांजीफेरा इंडिका है वो डिफाइन करेगा मैंगो को, यूनिवर्सली डिफाइन करेगा। तो क्लासिफिकेशन करने के बाद आप नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। ओके, तो नोमेनक्लेचर इज ओनली पॉसिबल आफ्टर क्लासिफिकेशन। नोमेनक्लेचर तो हम ICBN देखेंगे और ICZN देखेंगे। ICBN में इंटरनेशनल कंजर्वेशन क्या, ICBN क्या, ICBN और ICZN। ICBN यूज होता है हमारा बोटानिकल के लिए और ICZN यूज होता है हमारे जूलॉजिकल स्पेसीज के लिए। ओके, ICBN और इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर ICBN होता है और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ये हमारा ICZN होता है। ओके, सो कार्लोस लिनियस जब 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कार्लोस लिनियस उनका असली नाम नहीं था, उनका असली नाम था कार्ल von लिने, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था। बट ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में इतने इंस्पायर्ड हो गए कि वो उनके नाम को भी रख लिए 2 टाइप, मतलब कार्लोस एंड लिनियस। सो जो बायोलॉजिकल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होगा तो उनमें से 2 पार्ट दिखा जाएगा। एक जेनेरिक नेम जो पहला डिफाइन करेगा और बाद में जो आएगा उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे मांजीफेरा इंडिका, यहाँ पर मांजीफेरा हमारा जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट को डिफाइन करेगा। तो कुछ यूनिवर्सल लॉ होता है नोमेनक्लेचर का, मतलब जो ICBN का कुछ रूल होता है, ऑफिशियल रूल होता है कि बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन बट रिटन इन इटैलिक्स। हम जब एक साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो हम छोड़ कर लिखते हैं उसको और इटैलिसाइज्ड में लिखते हैं। इटैलिसाइज्ड अगर नहीं लिख सकते हैं तो हम उसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ओके, इफ नॉट प्रिंटेड इन इटैलिक्स दे आर, और इफ हैंड रिटन दे आर सेपरेटली अंडरलाइन टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ओके, तो जीनस से स्टार्ट होता है हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा बट स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। मतलब जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा उसको हम जीनस बोलेंगे, वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, बट द सेकेंड पार्ट ऑफ इज कॉल्ड स्पेसिफिक एपिथेट व्हिच स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। ओके, तो ऐसा कुछ होता है। तो मांजीफेरा इंडिका को हम लिनियस ने डिस्कवर किए थे, डिस्क्राइब किए थे, डिस्कवर तो नहीं कर सकते, डिस्क्राइब किए थे। इसीलिए एब्रीविएशन में मतलब उनका नाम को छोटा करके लिख सकते हैं, मांजीफेरा इंडिका लिन लिखा जा सकता है। ओके, लिन, बट कितना छोटा रहेगा वो डिफाइन नहीं किया गया है। तो हम उसको एब्रीवेटेड फॉर्म, उनको सम्मानित करने के लिए उनको एब्रीवेटेड फॉर्म को हम लिख सकते हैं, जैसे मांजीफेरा इंडिका लिन। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के अंदर। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, देयर आर 7 प्रोमिनेंट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, जैसे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन एंड किंगडम। ओके, स्पीसीज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सा। टैक्सा के अंदर ये 7 कन्वीनियंट कैटेगरीज आ जाता है और ये कन्वीनियंट कैटेगरीज को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जो असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। 2 चीज़ क्वेश्चन में पूछा जाएगा
यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है टैक्सा, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? वो है स्पेसीज। ठीक है, सो हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि स्पेसीज को, जीनस को? ये बहुत ईजी होता है। स्पेसीज को आप बोलेंगे डिफाइन बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जीनस को क्या बोलेंगे? कुछ स्पेसीज बनकर आपको जीनस बना है। जैसे फैमिली, सम जीनस बनाकर फैमिली बना हुआ है, सम फैमिली बनाकर ऑर्डर बना हुआ है, सम ऑर्डर मिलकर क्लास बना चुके हैं, क्लास में इकट्ठे होकर फाइलम और डिवीजन बना है, और फाइलम और डिवीजन मिलकर किंगडम बना हुआ है। ऐसे आप इजीली उसको डिफाइन कर सकते हो। ओके, जैसे मतलब जीनस के अंदर स्पेसीज आ जाएगा। ओके, जैसे पैंथेरा, पैंथेरा आपका जीनस है, उसके अंदर स्पेसीज आ जाएगा। स्पेसीज मतलब पैंथेरा लियो, पैंथेरा पैराडोस, पैंथेरा टाइग्रिस, 3 टाइप्स का आ जाएगा पैंथेरा। मतलब वो जीनस के अंदर 3 टाइप प्रकार की स्पेसीज में इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है, जैसे फैमिली के अंदर जीनस कैसे होगा? फैमिली के अंदर भी जीनस आ सकता है। सो जैसे कुछ फैमिली मिलकर ऑर्डर बनाएंगे, जैसे ऑर्डर कार्निवोरा में फेलिडी आ सकता है। फेलिडी मतलब वो कैट फैमिली, कैनिडी डॉग फैमिली, ये दोनों आ सकते हैं। ओके, वैसे आप उसको डायग्नोज कर सकते हो। तो पहले हम एक एक कर सुनेंगे कि टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में। जैसे स्पेसीज, स्पेसीज रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। एंड ईच स्पेसीज में हैव और ईच जीनस में हैव 1 और मोर देन 1 स्पेसिफिक एपिथेट। एक स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है और एक से बढ़कर 2, 2 से बढ़कर 3 भी स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है। जैसे हम देखें सोलानम, सोलानम इज ए जीनस ऑफ सोलानेसी फैमिली। ठीक है ना, तो सोलानेसी फैमिली में सोलानम जो होएगा, सोलानम ट्यूबेरोसम जो पोटैटो के साइंटिफिक नेम में, सोलानम निग्रम जो मकोई का साइंटिफिक नेम है, एंड सोलानम मेलोंजेना जो ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है। मतलब सोलानम जीनस, उसके अंदर एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट भी आ गए। ठीक है, तो ये जीनस नॉट एसेंशियली आएंगे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, बट आ सकते हैं। ओके, जैसे रोज़ा इंडिका, रोज़ा इंडिका उसका एक ही है इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट, तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो हम कैसे पहचानेंगे? सपोज आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इनमें से आप पहचानो कि कौन कौन फैमिली है, कौन कौन ऑर्डर है, कौन कौन क्लास है, ऐसा कुछ आपको दे दिया जाएगा। तो आप तो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पेसीज डिस्कवर हो चुके हैं, आप तो उनको रट्टा नहीं मार सकते हो। तो क्या कर सकते हो? जैसे हम प्लांट फैमिली डिफाइन करेंगे तो लास्ट में हमारा सफिक्स आ जाएगा ACEAE, लास्ट में सफिक्स हमारा आ जाएगा ACEAE। बट जब हम एनिमल का स्पेसीज देखेंगे, एनिमल का फैमिली देखेंगे, लास्ट में हमारा आ जाएगा A एंड E, लास्ट में A एंड E आ जाएगा। वैसे ऑर्डर हम जब देखेंगे, प्लांट के ऑर्डर में लास्ट में सफिक्स आ जाएगा एल्स, सफिक्स एल्स यूज होता है। ओके, सो ऐसे हम कुछ डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स इज एन ऑर्डर। एनाकार्डियसी, एनाकार्डियसी इज अ फैमिली। ठीक है, सो आपको ये जो टेबल दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है आपका टेबल 1.1, ठीक है ना, टेबल 1.1 यहाँ पे जो देखा हुआ है, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर आपका 4 कॉमन नेम दिया हुआ है, मैन का, हाउस फ्लाई का, मैंगो का, व्हीट का। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मैंगो का साइंटिफिक नेम आप बताओ मुझे। मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है। यहाँ पर मैंजीफेरा आपका डिफाइन करेगा जीनस को, इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट को डिफाइन करेगा। ठीक है, उसका जो फैमिली होगा एनाकार्डियासी, देखो लास्ट में ACEAE आ गया, तो ये फैमिली है। एनाकार्डियासी इज द फैमिली ऑफ मैंगो। फैमिली के बाद ऑर्डर, उसके बाद क्लास, जैसे फाइलम। ओके, ऐसे हम डिफाइन करेंगे। तो ऑर्डर जो आएगा, ऑर्डर में हम एल्स यूज करेंगे, लास्ट में सफिक्स मैंने बताया था। तो सैपिंडेल्स इज द ऑर्डर ऑफ मैंगो, ऑर्डर ऑफ मैंगो। क्लास में मैंगो होता है डाइकोटिलेडनस, उसका क्लास हो जाएगा डाइकोटिलेडनी। ओके, और जो फाइलम आएगा वो एंजियोस्पर्म होगा।
वैसे व्हीट का साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, उनमें से ट्रिटिकम होता है उसका जीनस एंड एस्टिवम होता है उसका स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, और फैमिली पोएसी के अंदर आता है, ऑर्डर पोएल्स के अंदर आता है, क्लास मोनोकोटिलेडोनस के अंदर आता है, और फाइलम और डिवीजन हम फाइलम यूज करते हैं किसके लिए, एनिमल के लिए, और डिवीजन यूज करते हैं प्लांट के लिए। तो ये जो डिवीजन के अंदर आएगा उसको हम बोलेंगे एंजियोस्पर्म। ठीक है, वैसे मैन का सबसे आसान आप ही हो, आपके एग्जाम्पल दोगे ह्यूमन बींग, होमो सैपियंस, इनमें से होमो होता है उसका जीनस, सैपियंस होता है स्पेसिफिक एपिथेट, होमिनिडी होता है उसका फैमिली, ओके, ऑर्डर होता है प्रीमेटा, ओके, क्लास होता है मैमेलिया एंड फाइलम होता है कॉर्डेटा। देखो प्लांट फैमिली में हम ACE यूज करेंगे, और प्लांट और एनिमल की फैमिली में हम लास्ट को A यूज करेंगे। वैसे ऑर्डर में हम एल्स यूज करेंगे प्लांट के लिए, एनिमल के लिए देखो प्रीमेटा लास्ट को A ही आएगा, प्रीमेटा। वैसे ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, जैसे आप देखोगे तो कंफ्यूज हो जाएगी, तो आपको याद करना है। अब क्या आएगा, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, यहाँ पर मस्का होता है जीनस, डोमेस्टिका होता है स्पेसिफिक एपिथेट एंड फैमिली होता है मस्सीडी, ठीक है ना, मस्सीडी, और ऑर्डर उसके ऑर्डर आता है डिप्टेरा, ओके, क्लास आता है इंसेक्टा, वो इंसेक्टा के ऑर्डर है, और इंसेक्टा के क्लास में जो आता है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आ जाएंगे। एनिमल किंगडम के सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, अभी हम जाएंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स पर। टैक्सोनॉमिकल एड्स पर हम पढ़ेंगे हर्बारियम, बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, की, म्यूजियम, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ्स, ऐसा कैटालॉग, ऐसा कुछ देखेंगे। तो हर्बारियम, तो कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन, एनसीईआरटी का एक लाइन है, कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज इज एसेंशियल एंड प्राइम सोर्स फॉर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन इज द प्राइम सोर्स होता है। ओके, तो अब हम चलेंगे कि हर्बारियम के बारे में। तो गाइस अब हम देखेंगे हर्बारियम सीड्स, हर्बारियम सीड उसके बारे में देखेंगे। हर्बारियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व। ड्राई होगा, उसके बाद प्रेस होगा, उसके बाद प्रिजर्व होगा। DPP के फॉर्मेट में आप उसको याद कर सकते हो, ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड। ओके, हर्बारियम क्या क्या कंटेन करेगा, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटानिकल नेम, फैमिली नेम, कलेक्टर्स नेम एंड डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। किसके बारे में हर्बारियम में जिक्र नहीं होगा, हाइट ऑफ द प्लांट, ये 2016 में पूछा जा चुका है। ठीक है, सो हर्बारियम सीड के बारे में ये हम जानेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के लिए यूज होता है, एनिमल्स का कोई जिक्र हर्बारियम में नहीं है। हर्बारियम सीड्स में, हर्बारियम सीड मतलब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लांट यूज होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम आएंगे बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन आप क्वेश्चन के फॉर्मेट में उसको याद करो। बोटानिकल गार्डन XC2 कंजर्वेशन होता है, वहाँ पर बोटानिकल गार्डन, बोटानी मतलब वो प्लांट्स के रिलेटेड है। ओके, तो बोटानिकल गार्डन इज कम्प्लीटली अबाउट प्लांट्स एंड इट्स अबाउट लिविंग प्लांट्स। ठीक है ना, मतलब जो जिंदा नहीं होगा जो प्लांट्स, उसको हम बोटानिकल गार्डन में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, सो बोटानिकल गार्डन इज XC2 कंजर्वेशन एंड इट्स अ रेफरेंस फॉर लिविंग प्लांट्स। ठीक है, 3 चीज़ दिया हुआ है एनसीईआरटी में। इंडियन बोटानिकल गार्डन, इट्स हावड़ा कोलकाता, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, लखनऊ इंडिया, एंड द फेमस बोटानिकल गार्डन द रॉयल बोटानिकल गार्डन इज एट क्यू इंग्लैंड। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे जूलॉजिकल पार्क के अंदर। जूलॉजिकल पार्क में आपको पता है ये भी XC2 कंजर्वेशन होगा। बोटानिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क बोथ आर अंडर XC2 कंजर्वेशन। ओके, ऑफ साइट कंजर्वेशन जिसको हम बोलते हैं। और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लिविंग एनिमल्स का जिक्र करेंगे। मतलब सपोज हम टाइगर के पास गए, वहाँ पर उसका बिहेवियर, फूड हैबिट सबके बारे में हमको जानने को मिलेगा, जहाँ पर बच्चों जानने में पसंद करते हैं। चिल्ड्रंस लव विजिटिंग दिस प्लेसेस। ओके, फूड हैबिट, बिहेवियर एनिमल्स के बारे में हम वहाँ पर जान सकते हैं, और ये XC2 कंजर्वेशन होता है। लिविंग एनिमल्स के जिक्र किया जाता है जूलॉजिकल पार्क्स में। ओके,
अब हम चलते हैं म्यूजियम। म्यूजियम सबने तो घूम लिया होगा, तो म्यूजियम में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के दौरे में हम उसको ले जाते हैं। जब आपका कुछ कैंप्स हुआ होगा कॉलेजेस में या स्कूल्स में, तो आप म्यूजियम ज़रूर गए होंगे। तो म्यूजियम में हम एजुकेशनल सेटअप को लिए जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल्स, दोनों यहाँ पर प्लांट एंड एनिमल दोनों, की एंड म्यूजियम में दोनों में प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स के जिक्र हम करेंगे। बट प्रिजर्व मतलब जो लिविंग नहीं है, बट हम उसको प्रिजर्व करके रखे हैं फॉर सैम्पल, फॉर कैटलॉग। ओके, प्रिजर्व हम उसको करके रखे हैं कुछ सॉल्यूशन के द्वारा, जैसे फॉर्मालिन सॉल्यूशन हो गया, उसको हम वहाँ पर प्रिजर्व करके रखे हैं। ओके, सो म्यूजियम पर प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है, इंसेक्ट को प्रिजर्व किया जाता है इंसेक्ट बॉक्सेस में आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। लार्ज एनिमल्स एंड बर्ड्स को हम स्टफ करते हैं, फिर हम उसको प्रिजर्व करते हैं। एंड म्यूजियम पर स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स ऑल्सो प्रेजेंट होता है। स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स, हड्डियाँ। ओके, सो एनिमल्स का हड्डियाँ भी वहाँ पर मिल जाते हैं आपको, बट फोटोग्राफ्स वहाँ पर नहीं होता है, फोटोग्राफ्स म्यूजियम पर नहीं होगा। अब हम देखेंगे की भी प्रिजर्वेटिव फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ के लिए की काम करता है। और की में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब एक को आप एक्सेप्ट करोगे, एक को आप रिजेक्ट करोगे, एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड द रिजेक्शन ऑफ द अदर। ओके, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कॉपलेट। एंड की को हम एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि की इज एनालिटिकल इन नेचर। ओके, की इज जनरली एनालिटिकल इन नेचर। की के बारे में पता चल गया। अभी फ्लोरा, मैनुअल एंड मोनोग्राफ। सबसे आसान देखते हैं मोनोग्राफ। मोनोग्राफ मतलब मोनो मीन्स सिंगल, सो इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सन, कंप्लीट कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सन। एनी वन टैक्सन मतलब वो जीनस हो सकता है, फैमिली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एक के बारे में वो कंप्लीट एंड कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन देगा, उसको हम बोलते हैं मोनोग्राफ। ठीक है। फ्लोरा, फ्लोरा एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट। फ्लोरा में आप 3 वर्ड याद कर लो, जहाँ पर क्वेश्चन आएगा तो आप टिक कर सकते हो। फ्लोरा में आप दही वर्ड यूज कर लो, दही मतलब डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, H फॉर हैबिटेट एंड I फॉर इंडेक्स। डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट, इंडेक्स, ये 3 वर्ड आप याद कर लो तो आप फ्लोरा क्लियर कर लोगे। ओके। मैनुअल्स में हम क्या देखेंगे? इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसीज इन एन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में आइडेंटिफिकेशन जो भी स्पेसीज का होगा उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है उसको हम बोलते हैं मैनुअल्स। इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसीज इन एन एरिया। ठीक है। बट टैक्सोनोमिस्ट फर्दर फ्यूचर स्टडीज के लिए प्रीफर किस को करते हैं? मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स को प्रीफर करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने मिस कर गया टैक्सोनोमिक कैटेगरीज में आपको बताने के लिए कि हमारे जो 7 कन्वीनियंट टैक्सोनोमिक कैटेगरीज है, स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन एंड किंगडम, उसके अंदर एक सब स्पेसिफिक भी मतलब कन्वीनियंट कैटेगरीज में भी है। ये 7 ओब्लिगेट कैटेगरीज है। बट आप याद करो 2 क्वेश्चंस। एक ट्राइब किस के बीच में आएगा? ट्राइब जीनस और फैमिली, जीनस एंड फैमिली के बीच में ट्राइब आएगा। जीनस एंड फैमिली के बीच में ट्राइब आएगा। और कोहोर्ट किस के बीच में आएगा? ऑर्डर एंड क्लास के बीच में कोहोर्ट आएगा। ठीक है। मतलब जीनस एंड फैमिली के बीच में हमारा ट्राइब आएगा, ऑर्डर एंड क्लास के बीच में हमारा कोहोर्ट आएगा। ओके। सो एज वी गो फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम, जब हम स्पेसीज से किंगडम तक जाएंगे तो हमारा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज कर जाएगा। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगा? स्पेसीज लेवल पर मिलेगा, और सबसे कम कहाँ पर मिलेगा? किंगडम लेवल पर मिलेगा। ओके। बट द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स तो स्पेसीज से किंगडम डिक्रीज होगा, बट द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज करेगा, स्पेसीज से लेकर किंगडम तक इंक्रीज करेगा। एंड कॉम्प्लेक्सिटी लेवल स्पेसीज से लेकर किंगडम तक इंक्रीज करेगा। तो 3 चीज़ें हैं।
तीन चीज़ें क्या है? एज वी गो फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम, स्पेसीज से किंगडम मतलब लोअर से जब हम हायर की तरफ जाते हैं तो पहला हमारा नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज करता है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज करता है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करता है। मतलब तो अब हायर वी गो वी फील मोर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, ठीक है ना, मतलब उनको डिफाइन करना ज़्यादा मुश्किल होता है हमारे लिए, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक एक लाइन भी लिखा हुआ है कि सोलानम पेटूनियन डाक्टूरा आर इंक्लूडेड इन फैमिली सोलानासी। सोलानासी के अंदर सोलानम का 3 जीनस जैसे सोलानम पेटूनियन डाक्टूरा वो फैमिली सोलानासी के अंदर आ जाएंगे। मतलब अगर आपको पूछ लेगा कि सोलानम पेटूनियन डाक्टूरा आर डैश, सो आपको ये लाइन ही हेल्प करेगा कैसे क्वेश्चन टैकल करने के लिए। इस लाइन आपको हेल्प करेगा कि सोलानम पेटूनियन डाक्टूरा आर कमिंग अंडर द फैमिली सोलानासी। तो सोलानासी फैमिली के अंदर अगर ये तीनों आ गए तो ये तीनों जीनस हो गए परफेक्टली, तो सोलानम पेटूनियन डाक्टूरा आर जीनस सिंपली, ठीक है। सो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। एंड और एक लाइन भी है, मिसिंग कर गया था मैंने, कि प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर में हमारा जो जेनेटिक मटेरियल गया है ऑर्गेनिज्म का, वो सिमिलर जेनेटिक मटेरियल तो गया है बट वेरिंग डिग्रीज, मतलब डिग्री में कुछ वेरिएशन आता है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हम करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो खैर छोड़ो, वहाँ पर क्लोन आता है, मतलब मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म से ह्यूमंस, हम हमारे पेरेंट्स के तरह एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट, मतलब हमारा पेरेंट्स के कार्बन कॉपी हम नहीं है, मतलब वो जैसे दिखते हैं हम वैसे परफेक्टली नहीं देखते हैं, कुछ तो कैरेक्टर आएगा ही, बट थोड़ा जो वेरिएशन होता है हमारा वहाँ पर, मतलब प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब प्रेजेंट पर आप हो, पास्ट पर आपका पिताजी है और फ्यूचर पर आपका ऑफस्प्रिंग होगा। तो आपके पिताजी आपके दादाजी की तरह नहीं दिखते हैं, आप आपके पिताजी की तरह नहीं दिख रहे हैं, और आपके बच्चे भी आपकी तरह नहीं दिखेंगे। मतलब ये इस लाइन का कहना है, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर linked to one another by the sharing of common genetic material but to varying degrees। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, ओके। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी एक क्वेश्चन है, मैंने करवाया था, अब देख लेना, ओके। सो इसी तरह हम सारे के सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, यही मेरा मानना है। आज हमारा लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट हो गया है, इसको आप एनसीईआरटी लेकर बैठोगे तो अंडरलाइन करके आप कर सकते हो, ओके। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।